साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज ईडी की बात करूंगा। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन को बढ़ाने पर जो फैसला दिया है, बल्कि उसे जो रोक लगाई है, उस पर आपने देखा होगा दोस्तों कि विपक्षी खेमा किस प्रकार से खुशियां मना रहा है। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ किसी बाराती की तरह एकदम सोशल मीडिया में जुलूस निकल रहा है दोस्तों। लेकिन ये कौन लोग हैं? आपने ध्यान दिया? ये वही लोग हैं जो या तो खुद या फिर जिनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। अब ये खबर तो आपने देख ली, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों ऐसे हैं जो छूट गए, जिसे किसी ने नहीं दिखाया। तो कुछ बिंदुओं के जरिए पहले मैं आपको उन चीजों को दिखाने का प्रयास करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के साथ साथ क्या पाकिस्तान भी जश्न मना रहा होगा? इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिला होगा, मैं दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को नहीं बल्कि विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। सिर्फ झटका नहीं, तगड़ा झटका लगा है। कैसे लगा है मैं आपको दिखाऊंगा। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान भ्रष्टाचार में लिप्त जो विपक्ष है ना, उसके लिए ताबूत की तरह है। ये बात भी आप समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सीवीसी एक्ट और दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो संशोधन किया गया, सरकार ने संशोधन किया, वो बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता को स्वीकार किया है। ये बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ईडी पर सरकार का जो फैसला है वो भ्रष्ट विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। और ईडी को जीएसटी के मामलों में जिस प्रकार से अधिकार दिए गए, उससे ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष का मतलब ये मत समझिएगा कि राजनीतिक रूप से जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ विपक्ष है वो पूरी तरह से बेसुध हो गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके लिए खबर समझना जरूरी है, और याद रखिए मैं जब खबर आपको सुनाने जा रहा हूं तो एक चीज समझना जरूरी है। जैसे टीएन सेशन के समय इस देश ने चुनाव आयोग की ताकत को महसूस किया, उसी प्रकार से मोदी सरकार के कार्यकाल में इस देश ने ईडी की ताकत को समझा, उसे महसूस किया। लेकिन मोदी सरकार को इसके लिए एक ऐसे ईमानदार अफसर की जरूरत है जो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, बिना डरे, बिना झुके ईमानदारी के साथ काम करे। और ये तलाश पूरी हुई संजय कुमार मिश्रा में, जब उन्हें नवंबर 2018 में ईडी के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। ये जनाब एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं, और जो संजय कुमार मिश्रा हैं थोड़ा सा जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक आदमी के पीछे विपक्ष क्यों खुशियां मना रहा है। ये 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और अपने बैच के सबसे यंगेस्ट, बल्कि सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें अक्टूबर 2018 में 3 महीने के लिए अंतरिम निदेशक बनाया गया था। लेकिन जब सरकार को लगा कि नहीं यार, इसमें तो बात है जिसकी खोज चल रही, तो उसे पूर्णकालिक बना दिया गया। और ये जनाब भी, जो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है कि बिना डरे, बिना झुके, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के काम करो, तो ये अधिकारी करने लगे। और उसके बाद उन्हें 2020 के बाद 3 बार सेवा विस्तार दिया गया। हालांकि जानते हैं इस बीच फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जिरह हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, आपने दे दिया, आगे मत देना। लेकिन सरकार को ज़रूरत थी तो वो अध्यादेश लेकर आई, और अध्यादेश क्या था? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम। पहले अध्यादेश, फिर इसको संसद में पारित किया गया, और इसके तहत सीबीआई और ईडी को 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है। यानी कानूनी तौर पर भी ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो गई। अब खेल देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त जब नेताओं के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होने लगी, तो वो सारा गैंग
फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें फिर से सामने आई। इसमें एक्सटेंशन को भी चुनौती दी गई, कानून को भी चुनौती दी गई, लेकिन सरकार ने जो तर्क दिया वो सुनना ज़रूरी है दोस्तों। अगर वो तर्क आप नहीं सुन पाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। सरकार ने कहा कि ईडी डायरेक्टर ने एफएटीएफ आपको अभी पता चल जाएगा क्या है। एफएटीएफ में भारत की तरफ से ज़बरदस्त काम किया, इसी वजह से उनको लगातार इस पद पर बनाए रखा गया। और जानते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका एक पक्ष तो आपको पता चल गया कि उसके एक्सटेंशन को रद्द कर दिया गया है। बोला भैया अब आप नहीं कर सकते, वो तो सब ने दिखा दिया। और इसी पर विपक्ष अपनी जीत बना रहा है। हालांकि अब आप तथ्यों के नज़रिए से देखिए तो इनका जो कार्यकाल है ना, बहुत नहीं बचा था। 18 नवंबर को वैसे भी ये रिटायर कर जाते, 18 नवंबर को, यानी 3.5 महीने। लेकिन जानते हैं, इस मामले में जो बातें मीडिया और विपक्ष ने छुपाने की कोशिश की वो ये था कि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संजय मिश्रा का पद पर रहना एफएटीएफ के काम के लिए ज़रूरी है, तो उन्हें तत्काल नहीं हटाया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना कि इसको अवैध है तो हटा दो, फिर पहले से ही हटा दो। लेकिन ऐसा तो किया नहीं। जनहित की बात कहकर यह कहा गया कि आप 31 जुलाई तक पद पर बने रह सकते हैं और इस दौरान जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, जिसके लिए विपक्ष पहुंचा था कि ईडी और सीबीआई के निदेशक को 5 साल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। विपक्ष का तर्क था कि 1-1 साल बढ़ाएंगे तो दबाव डालेंगे, अपने हिसाब से काम कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि टुकड़ों में विस्तार सीबीआई और ईडी के निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। लेकिन चूंकि संजय मिश्रा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जो 2021 का निर्णय है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसे लगा होगा कि भैया 5 साल की नियुक्ति तो ठीक है, लेकिन हमने तो पहले आपको बता दिया था कि एक्सटेंशन नहीं करना है। तो उसने उस बात को सामने रखा और उसने बोला कि नहीं, ये एक्सटेंशन हो नहीं सकता। अब इसी को विपक्ष संजीवनी बता रहा है दोस्तों, इसी का हो हल्ला मचाया जा रहा है और इसी को बोल रहे हैं कि सरकार पर तो तगड़ा तमाचा है। लेकिन आप देखिए, तुरंत ये खुशी काफूर हो गई। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला, अमित शाह ने, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर खुश हो रहे हैं वो धोखे में हैं, वो भ्रमित हैं, क्योंकि ईडी का काम धीमा नहीं पड़ेगा। ईडी एक संस्था है, व्यक्ति तो आता जाता रहता है, लेकिन ईडी का काम उसी प्रकार से जारी रहेगा। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब मैं आपको अमित शाह की बात दिखा रहा हूं ना, तो ये भी आप समझ लीजिए, पहली बार इस देश के गृह मंत्री ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जिस पर कांग्रेस को हैरानी हुई। लेकिन सच्चाई कांग्रेस भी जानती है और सरकार भी जानती है। अब आपको कुछ असलियत दिखाता हूं दोस्तों। ये असलियत आपको भी, आपके लिए भी समझना जरूरी है जब पाकिस्तान की बात हो रही है। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा ने 2018 की नियुक्ति के बाद जिस प्रकार से एफएटीएफ में काम किया, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान को 2018 में दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और भारत जिस तरीके से एफएटीएफ में घेर रहा था, पाकिस्तान तो वैसे भी परेशान था। वो इस बात का भी विरोध कर रहा था कि भारत एफएटीएफ के पैनल में न रह पाए। और पाकिस्तान जब एक बार एफएटीएफ की लिस्ट में आ गया तो वो अमेरिका से गुहार लगाने लगा कि उसे लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन जानते हैं, ये ईडी के डायरेक्टर का ही कमाल था दोस्तों कि पाकिस्तान 4 सालों तक एफएटीएफ की लिस्ट में बना रहा और इस दौरान दुनिया में उसे कहीं आर्थिक मदद नहीं मिली। ये तो हम सब ने देखा ना कि किस तरीके से पाकिस्तान भीख मांग रहा था, लेकिन इसी एफएटीएफ की लिस्ट की वजह से उसे भीख नहीं मिल रही थी। अब 2022 के अंतिम महीनों में समय आगे बढ़ा, पाकिस्तान किसी प्रकार से इस लिस्ट से निकल गया। लेकिन भारत ने कोशिश फिर शुरू कर दी। फिर भारत ने वही तेज प्रक्रिया की कि इसे फिर से उसे
शामिल किया जाए। और आपने देखा होगा दोस्तों कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने जो साझा स्टेटमेंट जारी किया उसमें एफएटीएफ से आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए नियमों को और कड़ा करने के लिए कहा। और ये एफएटीएफ की ही मार थी दोस्तों कि पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी से बचने के लिए आतंकवादियों पर कुछ हद तक लगाम लगाया। अब आप सोचिए, जब मुंबई में आतंकी हमला होता था तो पाकिस्तान भारत को ही आंख दिखाता था। आज क्या है, भले ही दिखावा मान लीजिए दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई तो कर रहा है, उसे भीख मिलनी तो बंद हो गई है। ये तो पाकिस्तान भी समझ रहा है और ये पूरी दुनिया भी समझ रही है दोस्तों। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उसे समझ में आया, जो उसे ठीक लगा, मैं तो इसमें कानूनी मामलों में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ईडी एक संस्था के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ईडी एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है दोस्तों। और जानते हैं, अब मैं आपको एक इसका और पक्ष बताता हूँ। ईडी पर जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ना, भाई 3.5 महीने के लिए ही तो उनको जो एक्सटेंशन मिलना था वो रोक दिया गया। किस बात की खुशी? जो ईडी का नया डायरेक्टर आएगा, अगर उसे सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो फिर वैसे ही काम करेगा। लेकिन ईडी से जुड़ा एक और काम हो गया और विपक्ष के लिए बड़ी मार की तरह है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने ये निर्णय लिया है कि ईडी जीएसटी से जुड़े फर्जीवाड़े की भी जांच करेगा। अब जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, लेकिन दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, वो शामिल हुई तो उन्होंने विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यापारियों को ईडी के खिलाफ भड़काने वाला बयान दिया। और उसके बाद जानते हैं, केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं कि ईडी के जरिए सरकार व्यापारियों को जेल भेजना चाहती है। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है दोस्तों। भाई जीएसटी काउंसिल भी तो केंद्र सरकार की संस्था है और ईडी भी, जीएसटी काउंसिल भी जांच कर सकती है, लेकिन खेल दूसरा है। खेल तो केजरीवाल भी समझ रहे हैं दोस्तों और सरकार भी समझ रही है। केजरीवाल सरकार ने अपने फेवरेट व्यापारियों को जरिए जिस प्रकार से शराब घोटाले में जीएसटी को चूना लगाया, अब वो बुरी तरह से फंसने वाले हैं। और ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति की जांच करके सामने ला दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए कि दिल्ली के खजाने को करीब 2200 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। और ईडी और सीबीआई ने जब जांच की तो ये भी पता चला दोस्तों कि कैसे उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया थे, उनके कहने पर शराब व्यापारियों के जो 5% के फायदे होते थे उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अभी हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि ईडी ने इसी घोटाले की रकम और जो घूस का पैसा है उसी के तहत 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब जब्त किया तो केजरीवाल कहने लगे कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए झूठ फैला रही है। अब आप ये सोचिए कि ईडी जब केजरीवाल और उनसे जुड़े हुए जो घोटाले करने वाले व्यापारी हैं उनके 60 गांठ की जांच करेगी तो कितने मामले सामने आएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने तो केजरीवाल पर खुलेआम आरोप लगाया है कि बिजली की सब्सिडी में 5000 का घोटाला हुआ है। वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि कुछ लोग फर्जी कंपनी और फर्जी बिल बनाकर सरकार से जीएसटी का पैसा ले रहे हैं। आप पूरे कनेक्शन को समझने का प्रयास कीजिए, सब ईडी के दायरे में आने वाला है। और अब तक जो जांच हुई है उससे ये भी पता चला है कि करीब 3000 से अधिक फर्जी कंपनियों को बनाकर 10,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में इन लोगों ने ले लिया है। अभी तक आप ये रिपोर्ट देखिए, जीएसटी की इंटेलिजेंस शाखा ने ऐसे कई मामलों को पकड़ा है। अब आप सोचिए, जीएसटी के ये फर्जी मामले जब ईडी की जांच के दायरे में आएंगे तब क्या होगा। उन कंपनियों के खिलाफ जो फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपयों का फायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए केजरीवाल
व्यापारियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि एक समय था जब केजरीवाल पीएम मोदी और व्यापारियों के बीच साठ गांठ का आरोप लगाते थे, लेकिन अब जब असलियत सामने आ गई है ना, तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं? उन्हीं व्यापारियों को ईडी की बात बताकर भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। साथियों, देश में आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जब एजेंसियों को काम करने की खुली छूट दी, तो इन लोगों की बेचैनी एकदम से बढ़ गई। ये सकपका गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे बचेंगे। इनको अपना पूरा अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगा, और इसीलिए जहां भी इन्हें थोड़ी बहुत भी ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसे राहत नहीं कहा जा सकता, तो वो उसे एक जीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये सब कुछ नैरेटिव बनाने के लिए होता है। लेकिन याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कोई भी हो, अगर ये सिस्टम दुरुस्त हो गया दोस्तों, तो याद रखिए, इस देश को आगे बढ़ने से, तरक्की की राह में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।